हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एट फिजिक्स। आज मैं जे एडवांस 2024 की प्रिपरेशन के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए उन्हें हम डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। जे एडवांस 2011 का ये क्वेश्चन है। अ सीरीज RC कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 500 रेडियन पर सेकेंड। If the impedance of the RC circuit is R root 1.25, the time constant in millisecond of the circuit is। देखिए हमको ये एक सर्किट दी हुई है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों RC सर्किट हमारा सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 500 रेडियन पर सेकेंड दिया। हमको गिवन क्या है कि हमारा जो टोटल इम्पीडेंस Z है वो है R 1.25। अब देखिए हमारा जो RC सर्किट होता है उसका जो इम्पीडेंस हमको निकालना होता है वो होता है R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और हमको ये टोटल दे के रखा है R 1.25। देखिए XC जो होता है हमारा वो होता है इम्पीडेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/ωc। तो R की वैल्यू हमको पता नहीं है, वो भी हम लोग वेरिएबल लेके चल रहे हैं। XC की वैल्यू 1/ωc होती है, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, अब बहुत सारी स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा R 1.25, ये आ जाएगा। सिंस R स्क्वायर इधर है और 1.25 इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.25 R, और हमको ओमेगा दे रखा है 1/500 C का स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बचेगा 0.5 R इक्वल्स टू 1/500 C। अब देखिए हमको इस क्वेश्चन में निकालना है टाइम कांस्टेंट, और हमको पता है कि जो हमारा RC सर्किट में हमारा जो टाइम कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है R इंटू C के, वो बराबर होता है हमारा R इंटू C के। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग C को ऊपर ले आएंगे, RC इक्वल टू 1/0.5 इंटू 500। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250 सेकेंड। अब हमको जो आंसर बताना है वो मिली सेकेंड में बताना है। हमारा आंसर आया 1/250 मिली सेकेंड के लिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 मिली सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। एन AC वोल्टेज अक्रॉस द वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड V0 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर C एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R। When omega is increased, the bulb glows dimmer, the bulb glows brighter, the total impedance is unchanged, total impedance is increases। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एक बल्ब है जो कि कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और हमारा एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी एम्पलीट्यूड मतलब V0 वो फिक्स है, लेकिन इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये चेंज हो रही है। तो बोल रहा है कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो हमारा बल्ब जो होगा वो डिमर जलेगा या फिर ब्राइटर जलेगा। तो इसके लिए हमको पता है जो हमारा करंट होता है वो होता है हमारा V0 स्क्वायर अपॉन XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और XC होता है हमारा 1/ωc। तो ये जो हमारा टर्म बन जाएगा वो हो जाएगा 1/ω स्क्वायर C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियरली यहाँ पे अब आप देख रहे हो, अगर हम ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो टर्म होगा ये हमारा और छोटा हो जाएगा, और ये टर्म छोटा होगा तो हमारा इम्पीडेंस जो होगा वो छोटा हो जाएगा। मीन्स हमारा जो इम्पीडेंस कम हो रहा है तो हमारा जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स हम अगर ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो करंट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। तो और पावर, अब देखिए पावर क्या होता है हमारा, वो होता है I स्क्वायर R। अगर हमारा करंट बढ़ रहा है तो हमारे जो पावर होगी वो भी बढ़ेगी।
जब हम पावर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा जो बल्ब है वो ब्राइटर होगा, वो और तेज़ी से जलेगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन होता है यहाँ से ये सही हो जाता है। और सी और डी ऑप्शन को आप देखिए, टोटल इम्पीडेंस इज़ अनचेंज। कैसे अनचेंज रहेगा? अभी तो हम देख रहे हैं ओमेगा बढ़ाएंगे तो हमारा जो इम्पीडेंस होगा वो घटेगा, और बोल रहा है कि टोटल इम्पीडेंस इज इंक्रीज, नहीं डिक्रीज होगा। अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी हमारी छोटी हो जाएगी, ये क्वांटिटी छोटी होगी, हमारा टोटल इम्पीडेंस जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये रहा इसका सोल्यूशन और इसका आंसर बी है। जे एडवांस 2012 में आया हुआ, ये हमको सर्किट दी हुई थी और जिसमें हमारा एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेराड का, एक रेजिस्टेंस R1 है 100 ओम का, एक इंडक्टर है 0.5 हेनरी की और एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 50 ओम का, और ये दोनों ऐसे पैरेलल सर्किट है। अब देखिए हमारा जो ये वाला सर्किट आएगा, इसका जो इम्पीडेंस होगा इसको मान लीजिए हमारा Z2, और ये वाला जो हमारा सर्किट होगा इसका इम्पीडेंस मान लीजिए Z1। अब हमारा जो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज दिया है वो 20 वोल्ट दिया है, और हमारा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी हमारा जो ओमेगा है वो 100 रेडियन पर सेकंड दिया है। फाइंड करना है हमको करंट थ्रू द सर्किट, जिसमें ऑप्शन हमारा दिया हुआ ये, और हमको फाइंड करना है VR1 और VR2, मतलब वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम एंड वोल्टेज अक्रॉस 51। चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए सोल्यूशन इसका, देखिए पहले हम इसको फाइंड करते हैं Z1 हमारा कितना होगा। तो Z1 से पहले हम कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो फाइंड करते हैं, वो होता है हमारा XC। जो हमारा इम्पीडेंस होता है अक्रॉस द कैपेसिटर वो होता है हमारा XC = 1/ωc। ओमेगा हमारा 100 है और C दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, 10 × 10⁻⁻6। जो हमारा शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, हमारा जो ये 100 दिया हुआ है तो इस हिसाब से हमारा जो XC आ जाएगा वो 100 ओम आ जाएगा, और हमारा जो XR दे के रखा है, हमारा जो R1 है वो भी है हमारा 100 ओम। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फेजर डायग्राम होता है बिटवीन R एंड XC, जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस R1 होता है वो आता है अक्रॉस द करंट। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में आता है, लेकिन कैपेसिटर के लिए हमारा जो फेजर होता है वो हमारा 90 डिग्री लैग करता है। तो लैग के लिए हम लोग 90 डिग्री नीचे आएंगे, इधर हमारा होगा VC। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस अक्रॉस द इम्पीडेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस अक्रॉस द कैपेसिटर दोनों सेम है। तो हमारा जो वोल्टेज आएगा वो दोनों में बराबर आएगा, क्योंकि करंट इसमें से I1 फ्लो कर रही होगी, करंट इसमें से I2 फ्लो कर रही होगी। तो हमारा I1 × Z1 या फिर X1 बोलेंगे तो ये हमारा इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा 45 डिग्री एंगल पे। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो Z1 होगा वो होगा जो हमारा Z1 होगा वो होगा हमारा XC + R, और इनके बीच में जो लैगिंग होती वो होगी लैग बाय 45 डिग्री। अभी जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा इसमें, वो निकालते हैं। I = हमारा जो मैक्सिमम, देखिए ये पैरेलल में है तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा 20 वोल्ट होगा इनके अक्रॉस, तो 20/Z1। अब हम Z1 की वैल्यू पुट करते हैं। हमारा Z1 का वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री से लैग कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा XC² + R² का √2। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारा इसीलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म से ऐसे निकालते हैं। तो ये आएगा हमारा 20 और XC हमारा था 100 और ये था 100, तो ये हो जाएगा 100√2। 100√2। तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गया, बचेगा 2, यहाँ से 5, तो ये आ जाएगा 1/5√2। ये हमारा आ गया करंट I1।
अब I2 निकालते हैं। सेम पहले हम लोग निकालेंगे XL इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा हमारा 100 है, L हमारा दिए रखा है 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी, ये आएगा हमारा 50 ओम। और हमारा जो R2 दे रखा है वो है 50 ओम। अगेन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम होगा। अब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम होगा और दोनों 90 डिग्री से लैग। अभी इसमें होता क्या है, इंडक्टर में, इंडक्टर हमारा जो होता है वो लीड करता है, वो लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो हमारा जो वोल्टेज आएगा वो लीड करेगा बाय 40 डिग्री हमारे VR से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो टोटल इम्पीडेंस होगा Z2 वो आएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 50√2 ओम। तो हमारा I2 आ जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू 20/Z2। करंट यहाँ से गई, यहाँ पे एक डिवाइड हो गया I1 में, इधर से आएगा करंट डिवाइड हो जाएगी I2 में। तो अभी हमारा जो 20 वोल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, इधर हमारा 20 होगा, इधर 0 होगा। हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि हमारा 20 वोल्ट इधर भी होगा, 20 वोल्ट इधर भी होगा। तो 20/Z2 वैल्यू रख देते हैं Z2 की √2, एक 0 से एक 0 कट गया, तो ये हो जाएगा √2/5 एम्पियर, √2/5 एम्पियर, और ये भी एम्पियर आ गया। अब हमको टोटल करंट निकालनी है। अब देखिए, ये 45 डिग्री से लैग कर रहा था, ये 45 डिग्री से लीड कर रहा है, ये 45 डिग्री से लीड कर रहा है। तो दोनों के बीच में हमारा जो टोटल एंगल होगा I1 और I2 के बीच में, वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, वो हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। तो हमारा जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो होगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। इसको हम लोग ऊपर देखते हैं। अब हमारा I1 था 1/5√2 का स्क्वायर और I2 था हमारा √2/5 का स्क्वायर। ये आया हमारा टोटल करंट का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/5 बाहर आ जाएगा रूट के, और ये हो जाएगा 1/2 + 2 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/5 5/2, √5 से √5। अभी देखिए, इसको अब रूट को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/√10। ये अप्रॉक्सीमेटली 0.3 एम्पियर के बराबर आता है। तो इससे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब हम फाइंड करेंगे R1 और R2 पे हमारा कितना वोल्टेज है। तो VR1 सिंपली हम लोग I1 × R1 से निकाल सकते हैं। I1 हमारा है 1/5√2, R1 है हमारा 100, तो ये हो जाएगा 20/√2। 20/√2 का मीन्स ये हो जाएगा हमारा 10√2। और VR2 हम निकाल देंगे ऐसे ही। VR2 हो जाएगा I2 R2 इक्वल टू, ये I2 कितना था हमारा √2/5, R2 कितना है हमारा 50 है, ये कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10√2। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। – 2017 जेई एडवांस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में एक सर्किट दी हुई है जिसमें एक इंडक्टर 1 माइक्रो हेनरी एंड एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड एंड एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का लगा हुआ है सीरीज में। यह एक LCR सीरीज का क्वेश्चन है और हमारे पास जो वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो V0 sin ω t दी हुई है। क्वेश्चन में ये पूछा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। ए, द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज विल बी इंडिपेंडेंट ऑन आर। बी, एट ओमेगा इक्वल टू 0 the current flowing through the circuit nearly equal to 0 at omega greater than equal to 10 to power 6 radian per second, the circuit behaves like as a capacitor. The current will be in phase with the voltage if omega equal to 10 to power 4। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। हमारा जो फेजर डायग्राम होता है LCR सीरीज में जो सर्किट होती है वो होता है, हमारा जो इंडक्टर का वोल्टेज आता है वो हमारा वाई एक्सिस में होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज आता है वो हमारा एक्स एक्सिस में होता है, और हमारा जो कैपेसिटर का जो हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज आता है वो हमारा होता है नेगेटिव वाई एक्सिस में। क्यों होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है वो फेज होता है करंट के। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो वोल्टेज होगा थ्रू द रजिस्टर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वही कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री फेज आउट होगा, और जो हमारा इंडक्टर के थ्रू होगा वो 90 डिग्री फेज इन होगा। तो इसका ये बेसिक सा थोड़ा सा इसका नॉलेज था। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास फेज निकालने का ये फार्मूला होता है। अभी जैसे हमने डायग्राम बनाया वहाँ से हमारा फेज आएगा VL माइनस VC अपॉन VR। हमारा जो y एक्सिस में रिजल्टेंट होगा डिवाइड बाय x एक्सिस। इसका जो हमारा आएगा वो आएगा ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कर रहा है, द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। मीन्स करंट अगर फेज है वोल्टेज के, जो हमारा करंट था अगर इस डायरेक्शन में, हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है अगर वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ तो हमारा जो फाई है वो 0 होना चाहिए। मीन्स ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आया हमारा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। ये तो हमारा हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये कितनी आती है हम लोग निकालेंगे इसको। हमारा L दिया है 1 माइक्रो हेनरी, मतलब ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, और हमारा जो C दिया वो भी 1 माइक्रो फेराड दिया है, तो ये भी हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 6। और ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा ओमेगा इक्वल टू 10 टू पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए आपने यहाँ देखा कि हमारा जो ओमेगा अगर फेज नहीं है तो हमारा वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी आई 10 टू पावर 6, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। कैसे? द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ R। अगर आप यहाँ पे 10 टू पावर 6 इस यहाँ पे रखते हैं तो हमारा जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, वो यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ से इसको फाइंड किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन को। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अगर ओमेगा को हम लोग 0 रखते हैं तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट नियरली इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि जो हमारा करंट होता है उसका फार्मूला हमारा होता है V अपॉन अंडर रूट टोटल इम्पीडेंस। टोटल इम्पीडेंस क्या होता है? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, यही होता है। अभी ओमेगा को अगर हम लोग 0 कर दे रहे हैं, ओमेगा यहाँ पे बोल रहे हैं नियरली इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ये 0 हो गया तो ये टर्म हो जाएगी 0, और ये टर्म टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी को। और अगर कोई v बाई इन्फिनिटी टर्म है तो ये टेंड करेगा 0 को। मीन्स हमारी जो करंट होगी वो टेंड करेगी 0 को। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी सही हो गया। हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी सही हो गया।
अब सी ऑप्शन देखते हैं, एट ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 to power 6 द सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। अब बोल रहे हैं 10 to power 6, अगर हम यहाँ पे 10 to power 6 रख दे रहे हैं ओमेगा को, तो हमारा जो देखिए ये, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ओमेगा हमारा 10 to power 6 दिया हुआ है, और हमारा देखिए पहले ओमेगा एल निकालिए यहाँ से। ओमेगा हमारा 10 to power 6 दिया हुआ है, इनटू हमारा 1 माइक्रो हेनरी 10 to power -6, ये हो गया हमारा आंसर बन आ जाएगा। अभी वो 1 बाय ओमेगा सी निकालिए, ये आएगा हमारा 1/10 to power 6 इंटू 10 to power -6, ये भी आ जाएगा 1। मीन्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1/ओमेगा सी करेंगे, मतलब ये हमारा आ जाता है एक्सएल और ये होता है हमारा एक्सी। ये करेंगे तो हमारा ये आएगा 0। मीन्स ये कह रहा है कि ये ना तो इंडक्टिव सर्किट होगी ना तो कैपेसिटिव सर्किट होगी, तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाता है इस तरीके से गलत। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज एट 10 to power 4। अब बोल रहा है करंट फेज में हो, जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, पहले ऑप्शन का हमारा ओमेगा नॉट आया था 10 to power 6 और ये 10 to power 4 पे बात कर रहा है। मीन्स हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये थी, लेकिन इसने 10 to power 4 पे बोला है, तो ये ऑप्शन इस तरीके से गलत हो जाएगा।